तो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ और मैंने बहुत सोचा कि आईटी क्लासेस कैसे स्टार्ट की जाए। मुझे बहुत टाइम लगा इसके लिए, बट फाइनली मैं यहाँ पे पहुँचा और मुझे पता लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम लगा सोचने में कि कैसे स्टार्ट करूँ। बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें से आना बहुत थोड़ा सा ही 2 घंटे के पेपर है कुल मिला के। इन 2 घंटे में मैंने बहुत सोचा कि पेपर कैसा आ सकता है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने बहुत जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया। तो उससे मैं पहुंचा कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से यूजिंग लिब्रे ऑफिस के थ्रू, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप देखने जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। ये टोटल 12 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है पूरे पेपर में। ठीक है, पेपर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही है। जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम ये चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे जो डेटाबेस सिस्टम है इसमें कुल मिला के 9 क्वेश्चन बनते हैं, 9 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा वेटेज अगर ये 2 क्वेश्चन में करवाया तो 8 मार्क्स में सीधे यहाँ से ले पाऊंगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस ऑप्शन में दिए जाए। ठीक है, 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा छोटा सा, और एमसीक्यू 6 मार्क्स के होंगे डेटाबेस में से ही। तो ये भी सब ऑप्शंस में क्योंकि गिने जाते हैं, तो 6 ये हो गए। और अगर चार इसमें से ले लो तो 10 मार्क्स का ही हो गया, या एक इसमें ऑप्शन होगा, बाकी 6 4 10 हो गया आपके। ठीक है, दो को हमने 4 ही गिन लिया क्योंकि एक ऑप्शन में आएगा इसके। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इस प्लानिंग के साथ में कि हमको आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा कंसेप्ट के साथ खत्म करना है, प्लस इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके क्या आंसर्स होंगे, ये हमको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे सीधे जो हमारी बुक है उसको ओपन कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो हमारा डेटाबेस है, दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, पासवर्ड शेयर होते हैं या सेव होते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डेटाबेस यूज़ करते हैं। दैट मीन्स डेटाबेस एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो डेटाबेस डेटा को हैंडल करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 अलग अलग वर्ड है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिस्टम को पूरा बनाने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे उसको आगे हम लोग चैप्टर में समझेंगे। इसमें एक की कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड RDBMS। एक होता है DBMS, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वहीं पे जब हम एक आर रह जाता है उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे दिया है कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। आगे बात करने वाले हैं प्राइमरी की, फॉरेन की क्या है। फॉरेन समझ जाओगे आप लोग कि अच्छा से इसको ऐसे बोलते हैं, तो समझ जाओगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और बहुत धीरे भी नहीं चलने वाले। समझना पड़ेगा डेटाबेस में क्या क्या पहले तो पार्ट क्या क्या है डेटाबेस में, वो हम समझ लेते हैं। सो अगर आप डेटाबेस में जाओगे तो यहाँ पे इसके 4 मेन कोर है। ठीक है, मैं डेटाबेस अगर मैं खोलता हूँ डेटाबेस तो आपको डेटाबेस दिखेगा, 4 चीज़ें दिखेगी। एक दिखेगा टेबल, एक दिखेगा एक दिखेगा फॉर्म्स, और एक रहेगा रिपोर्ट। ये चारों मिलके एक डेटाबेस, एक सॉफ्टवेयर बना। हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है या समझ में नहीं आता तो एक और वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा MS Excel समझा रखा है। शायद 2 वीडियो है वो, आधा आधा करके, क्योंकि वो लेंदी वीडियो है और मैंने पूरा सिस्टम बनाना सिखाया उसमें। ठीक है, काफ़ी पहले का है। MS Excel बहुत सिमिलर है इससे, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अल्टीमेटली समझना है कि यहाँ पे होता है टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। अब ये चारों आपस में होते हैं कोरिलेटेड। ठीक है, तो जो मेरा टेबल है, टेबल कैसा होता है, जैसे आपने दिख रहा है ना, स्प्रेडशीट की तरह है। तो स्प्रेडशीट की तरह टेबल होता है।
और इसमें हम अपना सारा डेटा रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझने के नज़रिया चेंज करो। आप समझो कि आप लोग एक डेटाबेस क्रिएटर हो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो जब हम उस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं, और जब हम एज अ वर्कर देखते हैं या यूज़र देखते हैं तो हमको चीज़ें अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अभी आप हो क्रिएटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दूसरों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओगे। वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, वो समझने की चीज़ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि हम पूरे सिस्टम को कैसे बनाएंगे, वो डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, कैसे एंट्री करवाएंगे, कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, कितने फिल्टर्स लगाएंगे, वो सब का सब ये पूरा सिस्टम सिखाएगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही से बना कि टेबल बनाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, टेबल बनाने के कितने तरीके, यहाँ पे दो तरीके दिख रहे हैं, एक डिज़ाइन व्यू में, एक यूजिंग विजार्ड। तो टेबल बनाने के दो तरीके हैं, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू और क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। विजार्ड एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें आप डबल क्लिक करते हो और नेक्स्ट 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 जो क्वेश्चन पूछता है उसको बताते जाते हो और अपना बन जाता है। डिज़ाइन व्यू हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, लेकिन बेस्ट व्यू यही है मेरे हिसाब से, टेबल बनाने के लिए और क्वेरीज बनाने के लिए आप हमेशा डिज़ाइन व्यू में जाओ। ठीक है, फॉर्म्स बनाने के लिए और रिपोर्ट्स बनाने के लिए आप हमेशा विजार्ड का यूज़ करो। समझ गए, बेस्ट चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा समझनी पड़ेगी इसलिए हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं बहुत सारा आपको दिखा दिखा के सामान बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, सो जो आपके रेलवे टिकट्स हैं, लाइब्रेरी की सिस्टम है, आपके स्कूल का अगर सिस्टम होगा लाइब्रेरी का तो वो है, एटीएम मशीन से, बिजली के बिल हैं, ऑडियो वीडियो है, इमेजेस हैं, ये सब स्टोर जहाँ होते हैं ये सारा का सारा डेटाबेस में स्टोर होता है। दैट मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, बल्क इन्फॉर्मेशन, मॉल का पूरा इन्वेंट्री है कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने क्या सामान खरीदा, बिल बराबर में कितना सामान गया, टोटल कितना था, कितने बज के कितने मिनट पे बिल कटा, कितने आइटम्स लिए उसने, कितना डिस्काउंट आया, वो सारा का सारा सिस्टम डेटाबेस में आता है। आपका रिपोर्ट का जनरेशन सिस्टम पूरा डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा कलेक्शन पूरा डेटाबेस सिस्टम है, तो पूरा डेटाबेस है। ठीक है, तो डेटा एक रॉ है, आपको पहले से पता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताने वाला। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड है, अगर डेटा को मैंने प्रोसेस किया तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ये भी हमको बचपन से पता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है किसी टेबल का कि टैबुलर व्यू में हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, डे का नाम यहाँ पर रख दिया, टेम्परेचर जो डे का टेम्परेचर यहाँ रख दिया और नाइट का टेम्परेचर यहाँ रख दिया, और ऐसे हमने छोटा सा टेबल क्रिएट कर लिया, बहुत छोटा सा टेबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स आइए, हम उसको टेक्निकल ही लिखेंगे सो दैट वो कीवर्ड्स जब वहाँ पे जाएंगे तो जो भी मेरा बंदा कॉपी चेक कर रहा होगा वो कीवर्ड्स देख के आपको सही मार्क्स देगा। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता दूंगा, वो आपको वैसे के वैसे यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, कॉमन एग्जाम्पल जो है डेटाबेस के, डीबीएमएस के, वो एम एस एक्सेस, जैसे मैंने बताया कि आप मेरा वीडियो देख सकते हो एम एस एक्सेस का। दूसरा है ओपन ऑफिस, तीसरा है लिब्रे ऑफिस बेस, चौथा है ऑरेकल, बहुत फेमस है, इनग्रेस, माई एसक्यूएल अगेन बहुत फेमस है। ठीक है, तो इतने सारे टाइप के डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपने किसी एक को समझ लिया, स्पेशली माई एसक्यूएल को या ऑरेकल को समझ लिया या एक्सेस को समझ लिया, तो आपको बहुत समझ में आ जाता है कि हाँ हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। राइट, इसलिए मैंने कहा कि आप एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, जो मेरे वीडियोस में ऑलरेडी दिया हुआ है, काफ़ी साल पुराना वीडियो है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। तो इसके एडवांटेजेस जो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि डेटाबेस का यूज़ क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ये डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करता है। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, टैबुलर वे में स्टोर कर रहा है, ऐसे रिटन वे फॉर्मेट में नहीं है सिर्फ, है ना कि कॉपी किताब जैसे लिख दिया। इसमें ईजी होता है डेटा को एनालिसिस करना, इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालना, एवरेज निकालना, मीन निकालना, तो डेटा एनालिसिस टूल ये बहुत अच्छा होता है, इसके थ्रू हम लोग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है डेटा शेयरिंग, तो डेटा बहुत बड़े लेवल पे शेयर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सब स्टूडेंट की मैंने फाइल बनाई, इस बार इस स्कूल में कितने एडमिशन हुए, एक फाइल बनी हुई है,
और मुझे 3 लोगों को फाइल दिखानी है, तो मैं एक बार में दिखा सकता हूँ क्या? नहीं दिखा सकता, एक एक बार करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर में है तो आप उसको शेयरिंग कर सकते हो इजीली, तो एक साथ में कई जगह जा सकती है। जैसे सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, तो उनका भी डेटाबेस में जाता है रिजल्ट, और फिर वहाँ से आप दुनिया भर में देख सकते हो आप कहीं पे भी, वो भी डेटाबेस है। ठीक है, मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। तो ये रिडंडेंसी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को बोलते हैं रिडंडेंसी। ये वर्ड आपको जरूर यूज करना है कि इट रिमूव्स रिडंडेंसी इन द डेटा। ठीक है, ये वर्ड समझ लो फिर से, रिडंडेंसी का आपको यूज करना है। ठीक है, इट रिमूव्स डेटा रिडंडेंसी, ये आपको वर्ड लिख के ही आना है। बेटा नोट पैड रख के बैठो, कॉपी रख के बैठो और पेन रख के बैठो, और ज़रूर ये सब चीज़ें नोट करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें नोट करो, शॉर्ट नोट्स बना लो खुद के। जब शॉर्ट नोट्स खुद बनाओगे तो खुद समझोगे, दोबारा पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आएगा कि हाँ हमने इसमें ये पढ़ा है और इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वैसे लेके बैठना है अपने को। कम टू नेक्स्ट वन, डेटा कंसिस्टेंसी। तो डेटा कंसिस्टेंट रहता है, एक जैसा डेटा रहता है, डेटा चेंज नहीं होता। ठीक है, और इसकी जो स्पेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब है, मैंने बोला क्लास। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा यूजर से कि क्लास इनपुट करो। अब कोई बच्चा क्लास 6th में है, उसने अपनी क्लास इनपुट की 6th, दूसरे ने की 6th, तीसरे ने किया 6, चौथे ने किया 6th। ठीक है, और भी कोई तरीका हो तो हाँ, ऐसे ऐसे किया। तो ये सब अलग अलग तरीके, तो मैं डेटा को बता देता हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ यही डेटा आएगा और सब एक जैसा डेटा आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 सब एक ही फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग डेवलपर है ना, तो हमको पता है कि हमको डेटा कैसे लेना है। ठीक है, उस चीज़ को माइंड में रख के चलेंगे हम कि मुझे एक जैसा डेटा चाहिए। अगर अलग अलग लोग अलग अलग तरह का डेटा ला लेंगे, तो मैं फ़िल्टर कैसे करूँगा? मुझे क्लास 6 का डेटा देखना, तो 6 लिखूँगा, 6th लिखूँगा या रोमन वाला 6 लिखूँगा। ठीक है, तो डेटा मैं बताऊँगा कि कैसा डेटा मुझे चाहिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है बेटा, और ये बहुत काम का भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ नीचे बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक एडमिशन टेबल है जहाँ पे एक रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और डेट ऑफ एडमिशन लिखी हुई है। ठीक है, तो एक डेटाबेस दिखा रहा है, इसमें इतना डेटा डाला हुआ है। डेटा टेबल तैयार करने के लिए ये हेडिंग हमको एज अ डेवलपर बनानी पड़ती है, और बताना पड़ता है कि इसमें किस तरह का डेटा जाएगा, वो हम आगे जाके बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, और ये डेटा एंट्री वाला जो काम है, ये हमारा यूज़र करेगा जिसको हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया है। ठीक है, तो वो क्या एंट्री करेगा ये मैं बताऊंगा कि क्या एंट्री करना चाहिए। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। इंक्रीजेस इफ़िशेंसी, ये इफ़िशेंसी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि अगर जैसे आपको 6, 7, 8, 9, 10 लिखना पड़े, और अगर एक ड्रॉप बॉक्स आ जाए तो कौन सा बेटर है? ड्रॉप बॉक्स बेटर है ना, लिखने से अच्छा टाइप करने से ड्रॉप बॉक्स को सेलेक्ट करना अच्छा है। इंक्रीजेस एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी बढ़ाता है ये। इंक्रीजेस वैलिडिटी, जो मेरे को डेटा वैलिडेट करना है उसको बढ़ाता है कि मेरे को इतना वैलिडेट करना है, इतना ही नंबर में मुझे मार्क्स चाहिए, 50 से ऊपर मार्क्स चाहिए नहीं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 50, कोई 60 डाल नहीं सकता, कोई 51 डाल नहीं सकता, कोई लेस देन 0 डाल नहीं सकता। तो हम वैलिडिटी भी कर सकते हैं, उससे वैलिडेट कर सकते हैं डेटा को। क्या क्या बता दिया अभी तक, ध्यान रखो। डेटा शेयरिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, फिर यहाँ पर जाओ, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, इट increases the accuracy, it increases the validity, it increases the security of the data, so that unauthorized access किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा डेटाबेस क्या होता है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो सकता है। मैं बता सकता हूँ कि कौन से प्रिविलेज वाला बंदा कितना डेटा यूज कर सकता है, कौन एंट्री करेगा, यूजर नेम जिसका ये है वो एंट्री करेगा, जिसका यूजर नेम ये है वो प्रिंट आउट निकाल पाएगा, जिसका यूजर नेम ये है वो डेटाबेस में कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो हम लोग उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, डेटा सिक्योर रहेगा मेरा। ठीक है, एनक्रिप्शन रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। चलो, डेटा मॉडल्स की बात होती है कि किस किस तरह के डेटा मॉडल होते हैं। ठीक है, पहला मॉडल आता है, उसका नाम है हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, जैसे लिखा है लाइक्स लिमिटेड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हायरार्किकल डेटा। उसके अंदर कुछ, फिर उसके अंदर कुछ, फिर उसके अंदर कुछ। ठीक है, ब्रांचेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ब्रांचेस वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, हायरार्किकल डेटा बोलेंगे। ठीक है, इसमें हायरार्की बनी हुई है, पहले ये करेंगे तो आगे ये बनेगा, फिर आगे ये बनेगा, फिर आगे वो बनेगा। हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे चीज़ को तो हमको ज़्यादा और समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है ना, तो इतने से काम चलाएंगे। ठीक है, अभी हमको थोड़ा फास्ट पढ़ना है, डीप कम पढ़ना है, फास्ट ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा क्वांटिटी कवर करना है। ठीक है, दूसरा मॉडल होता है मेरा नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल में भी हायरार्की होता है, बट यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दूसरी चीज़ों से कनेक्टेड होती है। ठीक है, हर एक चीज़ वाटरफॉल मॉडल से अलग दूसरी चीज़ों से भी कनेक्टेड होती है। तो इंटर कनेक्टेड मॉडल है ये, नेटवर्क की तरह कनेक्टेड होता है। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू द सेम मास्टर फाइल। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इन्वर्टेड ट्री। ट्री जैसे इन्वर्ट होता है वैसे ही है। फिर मास्टर इज प्रेजेंट इन द बॉटम। अभी मास्टर और बाकी चीज़ों का कंसेप्ट समझा रहा हूँ पाँच पाँच मिनट बाद। ठीक है, पहले हम लोग मॉडल पढ़ लें, उसके बाद तीसरा आता है द बेस्ट, इट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में भी लगभग वैसे ही काम होता है कि हम बोलते हैं कि हम वही पढ़ने वाले हैं, हमारे टेबल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में आते हैं। अच्छा, इन लोगों ने ये फॉर्ड जो है, डॉक्टर ये फॉर्ड है, उन्होंने इसको थे जो उन्होंने बनाया था इसको 1970 में प्रपोज किया था, और इसके कुछ रूल्स भी थे। हम लोग जनरली बोलते हैं कि इसमें 12 रूल्स होते हैं, पर यहाँ 11.5 रूल अप्लाई होते हैं। वो हम किसी और दिन बात करेंगे 11.5 रूल कैसे हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं, बट विल टॉक इट ऑन अनदर डे, जो एग्जाम में नहीं आने वाला। सो इनका नाम है डॉक्टर ई एफ कॉर्ड। कॉर्ड्स रूल या कॉर्ड्स रूल्स के नाम से जाने जाते हैं सब चीज़ें। ठीक है, ओके, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्या क्या बनेगा। चलो मैं थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ आप लोगों को। नंबर वन, देखो, अगर कोई डेटा बना हुआ है, अगर कोई टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये बना है एक टेबल। सो जब भी टेबल बना रहा हूँ, सो यहाँ पे टेबल को टेबल की जगह हम कभी कभी बोल सकते हैं रिलेशन। क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज अ टेबल। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो रिलेशन का पे क्या बोलेंगे, इट इज अ टेबल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोलते हैं एक रो आती है, मतलब एक रिकॉर्ड आता है, जैसे मैंने बोला कि रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, सेक्शन है, और बर्थ डेट है। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, और ये टेबल का पूरा जो है कॉलम, ठीक है, ये रोल नंबर का कॉलम है। चल जा भाई, क्या हो गया, कॉलम है, नेम का कॉलम है, क्लास का कॉलम है, सेक्शन का कॉलम है, बर्थ डेट का कॉलम है। तो यहाँ पे जो कॉलम्स है उसको हम लोग बोलेंगे मेरे फील्ड्स हैं। क्या बोलेंगे, फील्ड्स हैं। रोल नंबर का फील्ड है, सीरियल स्टूडेंट नेम का फील्ड है, क्लास का फील्ड है, सेक्शन का फील्ड है, और बर्थ डेट का भी फील्ड है। तो कितने टोटल फील्ड्स हो गए मेरे पास में, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 फील्ड्स है। ठीक है, समझ गए बात को। एक समझाया मैंने रिलेशन, दैट मीन्स टेबल। एक समझाया फील्ड्स, दैट मीन्स कॉलम। अच्छा, अब इसमें कुछ रिकॉर्ड मैंने डाल दिए। एक बंदे का रिकॉर्ड डाल दिया, रोल नंबर सपोज 1 है, उसका नाम है राजू, मिस्टर राजू, और वो क्लास 10th का ही स्टूडेंट है, सेक्शन उसका आपके यहाँ ए होगा तो ए सेक्शन है, उसकी बर्थ डेट जो भी है वो XYZ जो भी बर्थ डेट है। ठीक है, मैं XX डाल रहा हूँ, तो बर्थ डेट ये है। तो ये मेरा क्या हुआ, दिस इज अ रिकॉर्ड, है ना। ये क्या बन गया, एक बच्चे का रिकॉर्ड बन गया,
ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्ड को मैं रिकॉर्ड की जगह बोल सकता हूँ एंटिटी। क्या बोल सकते हैं? एंटिटी। तो मैंने तीन आपको अलग अलग चीज बताई, एक बताया रिलेशन, ठीक है, एक बताया फील्ड्स और एक बताया एंटिटी। ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं आएगा, एक वर्ड आएगा, वो वर्ड आएगा एंटिटी रिलेशनशिप। अरे भाई रिलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, बताना चाहिए ना। कैसे बच्चे हो? अच्छा, लाइव थोड़ी है कि बता दोगे मुझे। एंटिटी रिलेशनशिप, क्योंकि लाइव तुम लोग आते नहीं हो, है ना। आलसी हो। आलसी नहीं होते तो ये अभी नहीं पढ़ रहे होते, पहले पढ़ चुके होते। ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप नाम का एक आपको वर्ड समझ में आएगा। एंटिटी का मतलब रिकॉर्ड, रिलेशनशिप का मतलब उनका आपस में कनेक्शन। ठीक है। तो रिलेशनशिप आएगा कनेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। सो यहाँ पे दिया है कि अच्छा एट्रीब्यूट तो रह ही गया मेरा। ठीक है। जिसको मैं कॉलम बोल रहा हूँ वो मेरा एट्रीब्यूट भी है। सॉरी, एसोसिएट विद द एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट हम लोग अभी समझने वाले हैं। एंटिटी समझ गए, टेबल समझ गए, फील्ड, कॉलम्स या एट्रीब्यूट। तो जिसको हमने कॉलम बोला वो मेरा एट्रीब्यूट भी है। तो कॉलम को मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? एट्रीब्यूट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया पूछने में, वो एग्जाम में पूछ लेगा ना कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आप समझ नहीं पाओगे, सर पता नहीं क्या पूछा था उसने, अजीब सा वर्ड था, समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एट्रीब्यूट भी कहलाता है। कॉलम बोल सकते हैं, फील्ड्स बोल सकते हैं, या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ठीक है। टर्मिनोलॉजी है बेटा, टेक्निकल वर्ड्स हैं, याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलने वाला अपना। अभी तक क्लास में नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो मेरी क्लास में, अब पढ़ लो। हम्म। डेटा वैल्यूज, ओके ठीक है। अभी जो भी आप इस टेबल में एंट्री करते हो ना, ये डेटा वैल्यूज है मेरे पास। पेन का कलर चेंज कर ले, लाल से ब्लू कर ले। चलो कर लेते हैं, तुम बोलते तो कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है? डेटा वैल्यूज है। ये वैल्यूज कौन डालता है? मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर डालता है। और ये टेबल कौन बनाता है? मेरा डेवलपर बनाता है। मतलब तुम लोग क्या हो? भी टेबल बना रहे हो ना, तुम लोग डेवलपर हो। ठीक है बेटा, यूजर से ऊपर उठ गए हो तुम लोग। अब क्या बन गए हो? डेवलपर बन गए हो। बन गए हो नहीं, बनोगे अभी। समझा दूँ, पढ़ा दूँ, फिर बनोगे। ठीक है। क्योंकि ये समझ लोगे ना तो सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाओगे। सच बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा वैल्यू समझ में आ गया। न्यूमेरिक हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। ठीक है। डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, जिस तरह की डेट वैल्यू हो सकती है। तो वो रिकॉर्ड या रो हो गया मेरा, और उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? हम लोगों ने उसको एंटिटी बोल दिया था। तो आई डोंट नो यहाँ पे कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि उसको हम एंटिटी भी बोलते हैं। चलो, प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बच्चों, ये तो आना ही आना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टेबल। लिख लो, लिख लो, इतना तो लिख लो, ये लिखना जरूरी है। जब तक आपने इसमें यूनिक वर्ड नहीं डाला है तब तक आप इसकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं लिख पाओगे। ठीक है। क्या लिखना है? अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। क्या बोलोगे? प्राइमरी की इज अ फील्ड, ये लिख दो। की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज। ये वर्ड अगर आपने लिख दिया ना, एग्जामिनर आंख बंद करके आपको पूरे नंबर देगा। आपने आगे क्या कहानी लिखी उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने यूनिकली आइडेंटिफाई लिख दिया प्राइमरी की में, मतलब आपको सब आता है। ठीक है बेटा, आपको सब आता है। अगर आपको क्या लिख दिया? यूनिकली आइडेंटिफाई लिख दिया तो आपको सब आता है। हाँ बच्चे देख लो, इधर टाइम भी देख लो, किस किस वक्त बना रहा हूँ वीडियो में। रात को 12 से ज़्यादा बजे हुए, तुम्हारे कारण जाग रहा हूँ मैं। थैंक यू कमेंट कर देना। चलो, अच्छा भैया, अब ये प्राइमरी की का क्या सिस्टम है हमको ये समझना पड़ेगा। और एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, ये समझना पड़ेगा। और एक होता है फॉरेन की, ये समझना पड़ेगा। ये तीनों को समझाने के लिए मैं अब आता हूँ अपने
इस वाले सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है वन नोट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। आगे बढ़े, चलो। तो भैया अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ रूल्स बता देता हूँ जो उसके पहले कभी किसी ने बताया नहीं, सुने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं। कहाँ से शुरू करूँ? तो भैया सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने बनाया एक टेबल। ठीक है, अब समस्या समझना, फिर समाधान निकालेंगे। ठीक है, एक बनाया टेबल। इस टेबल में आपने रखा एक बच्चे का नाम, जो बच्चा आ रहा है, उसका क्लास, उसका सेक्शन, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, एडमिशन डेट, और नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स, फोन नंबर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जमाने भर की चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, आपने पूरा डेटाबेस एक ऐसा टेबल बना दिया, सारी डिटेल्स आ गई उसके अंदर। समझ गए? समझ गए ना? और एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो किसके लिए? आप स्कूल के लिए बना रहे हो। क्या बना, किस लिए बना रहे हो? स्कूल के लिए बना रहे हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे, इसलिए स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहीं और के बच्चे होते तो कहीं और का देता, और प्रोफेशनल होते तो आपको प्रॉपर इन्वेंट्री बनवाता, पेरोल बनवाता, सब चीज़ करवा देता। ठीक है, अभी इसका समझ लो। ठीक है, तो अब भाई ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि एक बच्चे का नाम राजू है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एंट्री और एंट्री करे, एक और बच्चे का नाम राजू हो गया। हो सकता है ना? हो सकता है। हो सकता है ये भी क्लास 10th में, वो भी क्लास 10th में। पॉसिबिलिटी है ना? दो बच्चे एक ही नाम के क्लास में हो सकते हैं ना, देखे ना आप लोगों ने। ये भी हो सकता है कि उनका सेक्शन भी एक ही हो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, एड्रेस अलग होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है। और यहाँ हमको कन्फ्यूजन आएगी, भैया राजू का मार्क्स डालने हैं, कौन सा राजू? वो 10th ए वाला। 10th ए में तो दो राजू है, किसके मार्क्स की बात कर रहे हो? अरे भैया, अब टीचर बहुत परेशान होते हैं जब बच्चों के दो एक जैसे नाम हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो या उसकी फीस ली है, फीस ली है। उसने कहा इस बच्चे ने 1000 रुपये फीस दी है, पता चला दी इसने थी और लिख दी इसकी है। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम आ गया कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि हमें ना इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक एक्स्ट्रा फील्ड जोड़ देते हैं, एक एक्स्ट्रा फील्ड जोड़ देते हैं। और उस फील्ड को क्या बोलेंगे हम? उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे, एक जो फील्ड है, एडमिशन नंबर। आपके पास, सबके पास एडमिशन नंबर होगा ना, या स्कूल नंबर होगा, स्कॉलर नंबर होगा, वो रखेंगे। ठीक है, तो भैया ये एडमिशन नंबर हर बच्चे का अलग है, चाहे उसका नाम एक जैसा हो, चाहे क्लास एक जैसी हो, चाहे कुछ भी एक जैसा हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ एक जैसी हो, चाहे एड्रेस एक जैसा हो, चाहे पिताजी का नाम एक जैसा हो। अरे हो सकता है जुड़वे बच्चों को पिताजी का नाम एक जैसा हो सकता है ना, पर जुड़वे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, राम और श्याम। ठीक है, तो एड्रेस एक जैसा होगा, डेट ऑफ बर्थ एक जैसी होगी, क्लास एक जैसी होगी, बस नाम ही अलग होगा। तो हमने बोला कि एक एक फील्ड ऐसा बनाया जाए, एक कॉलम ऐसा बनाया जाए, एक एट्रीब्यूट ऐसा बनाया जाए जिसमें कि सारी चीज़ें डिफरेंट हों। ठीक है, और इसमें कोई डुप्लीकेट ना डाल पाए। अच्छा, डुप्लीकेसी इसमें कैसे हो सकता है? हमने कहा नहीं, इससे पहचानेंगे, एडमिशन नंबर से पहचानेंगे कि भाई बच्चा कौन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? ये रूल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म्स। सो पहला नॉर्मल फॉर्म मेरा बोलता है, पहला रूल मेरा कहता है नॉर्मल फॉर्म्स का, जिसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल पहले नॉर्मल फॉर्म में तब कहलाता है जब उसका, उसके अंदर कोई भी दो रो एक जैसे नहीं हो। ठीक है, वो क्या होता है? पहला नॉर्मल फॉर्म। लेकिन वो तो हो सकता है हो जाए, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है हमारे लिए। तो हमने कहा नहीं, हमको चाहिए कम से कम मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि भैया एक टेबल में एक कॉलम बना दो, जिसमें कि आप ऐसा कॉलम बना दो, ऐसा एट्रीब्यूट बना दो, ऐसा फील्ड बना दो कि जिसमें चीज़ें अलग हो, बाकी सब चीज़ें कॉमन रहे तो चलेगा। तो ये जो मेरा टेबल है अभी फिलहाल में, ये है मेरा किसमें? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। ठीक है, समझ गए किस में हो गया? सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब दिक्कत आगे आएगी भाई,
ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि, क्या बोला कि ये, अच्छा इस बच्चे ने फीस पे की, किसने, राजू ने फीस पे की एक बार। ठीक है। अब ये भैया अगले महीने आया, अगले महीने इसको फिर से फीस पे करनी है 1,000 की। तो मैं फिर से एडमिशन नंबर डाल रहा हूँ, फिर से फिर से नाम डाल रहा हूँ, फिर से क्लास, फिर से सेक्शन, फिर से डेट ऑफ बर्थ, फिर से, अरे पूरी चीज फिर से, पूरी हिस्ट्री उसकी फिर से लिखनी पड़ रही मेरे को। तो ये तो मेरा डेटा का लॉस हुआ ना, मेरे को कितना डेटा डालना पड़ रहा है, दोबारा से डालना पड़ रहा है ना। और मैंने जब कहा था कि भाई यहाँ पे चीजें डुप्लीकेट नहीं होंगी, एक जैसी अलग अलग रहेगी, तो जिस फील्ड में वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं, नो रिपीटेशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। जब मैंने एक टेबल को बना दिया प्राइमरी की, तो इसमें एडमिशन नंबर एक बार डल गया एक नंबर, तो दूसरी बार ये फीस देना है, दूसरी बार तो जब आप डालोगे 1, तो ये टेबल मना कर देगा कि बोलेगा नहीं, ये तो पहले से डला है, डुप्लीकेट है, यूनिकली आइडेंटिफाइज है मेरा। ठीक है, क्या बोलेगा ये, यूनिकली आइडेंटिफाइज है, तो ये इसको रिपीट नहीं करने देगा। इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो समझ में आएगा कि प्राइमरी क्या होती है, की क्या होती है। तो प्राइमरी की क्या होती है, एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ठीक है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो क्या एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती है। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, किसी एक फील्ड पे लगेगी। ठीक है, किसी एक फील्ड पे एक ही प्राइमरी की होती है, याद रखना है मेरी बात। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं होती है। क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ध्यान रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है भैया, कंसेप्ट है इसलिए। अच्छा, तो अब समस्या क्या आ गई कि इसने बोला कि भाई यहाँ पे तो आप एंट्री कर नहीं सकते, अगले महीने फीस देगा, तो क्या करेंगे हम। तो हमने बोला कि भैया मेरे टेबल को लाओ, किसमें, मैंने 2 नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिए, मेरे को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। किसमें लाना पड़ेगा, थर्ड वाले नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म मेरा कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी, एक ही बंदे के रिकॉर्ड बार बार करने पड़े, तो ऐसा मत करो, एक नया टेबल बना लो। इस टेबल को स्प्लिट कर दो, 2 भागों में अलग अलग स्प्लिट कर दो। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी टेबल को 2 अलग अलग भागों में स्प्लिट करने वाले हैं। दैट मीन्स मैंने पहले टेबल का नाम रखा, आ गया भाई मेरा कर्सर, तो मेरा कर्सर बड़ा छोटा सा ना, दिखता नहीं, एक मिनट एक मिनट। कहाँ से दिख रहा है भाई, कुछ दिख रहा है क्या, थिकनेस, ये रहा थिकनेस। यस, अब दिख जाएगा। कलर चेंज कर लें, बढ़िया वाला, हरा हरा। चलो हरा हरा कर लेते हैं, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, अरे वाह। चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस टेबल को 2 भागों में बांट लिया। कैसे, एक रख दिया जिसको मैंने बोला मास्टर टेबल। क्या बोल दिया उसको, मास्टर टेबल बोल दिया, जिसको मास्टर बोलते हैं। आगे हमने पहले वर्ड पढ़ा था ना मास्टर टेबल का, तो मेरा मास्टर टेबल रहेगा। हाँ, नाम ऐसा नहीं रखेंगे, नाम कुछ भी रख सकते हैं इसको। तो मैंने इस मास्टर टेबल में क्या चीज़ रखी, मास्टर टेबल में वो चीज़ रखो जो रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, ये जो चीज़ें है ना, तो यहाँ पे रखा एडमिशन नंबर, तो यहाँ होना चाहिए, और ये मेरा प्राइमरी की रहेगा, नेम रहेगा, क्लास रहेगा, सेक्शन रहेगा, और पूरा जमाना का डेटा रहेगा। नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा, फीस नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने एक टेबल अलग बना लिया, किसके लिए, क्योंकि फीस के कारण हो रहा था ना सब गड़बड़, तो मैंने फीस का टेबल अलग बना लिया, बन गया। यहाँ पे मैंने रख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पता क्या होगी, ये एडमिशन नंबर फिर से आएगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि किसकी फीस है, और कितनी फीस दी है, और कौन सी डेट को दी है, क्योंकि वो तो अलग अलग डेट पे फीस दे रहा है ना। ठीक है, तो मैंने टेबल को तोड़ दिया, ये फीस अलग कर दिया यहाँ से। वैसे ही अगर मार्क्स की बात हो तो एक मार्क्स का टेबल अलग बन जाता है मार्कशीट बनाने के लिए। अगर लाइब्रेरी भी आपके स्कूल में है तो लाइब्रेरी का टेबल अलग बनेगा, इसमें आपने कितने बुक्स ली, कब ली, क्या ली, उसका एंट्री इसमें होती है। ठीक है, और सब में क्या कॉमन होता है, ये जो फील्ड है ना, जिसको जहाँ पे प्राइमरी की लगी थी,
तो ये यहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे जब फीस की बात आती है तो यहाँ पे इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। ठीक है, मास्टर टेबल में प्राइमरी की होगी, चाइल्ड टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी मेरे भाइयों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइमरी की यहाँ से इसको कनेक्ट करेगी। तो जब भी इस किसी बच्चे ने यहाँ पे 105 वाले बच्चे ने फीस दी तो 105 कौन था, वो यहाँ से निकल के आएगा, 105 किसका नंबर था, वहां से पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 105 10 बार फी दे सकता है, क्योंकि प्राइमरी की नहीं है इसलिए 105 मल्टीपल टाइम डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आता है दूसरा कंसेप्ट। अगर कोई प्राइमरी की किसी चाइल्ड टेबल के साथ किसी की के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाली जो फील्ड है इसको कहलाते हैं फॉरेन की। क्या बोलते हैं, दूर से डेटा लेके आ रहा है ना फॉरेन से, अपने पास तो लोकल को तो नहीं है, लोकल का डेटा तो नहीं है ना, कहाँ से लाना पड़ेगा, फॉरेन से लाना पड़ेगा, दूर से बाहर से। तो बाहर मतलब फॉरेन, इसमें भी एक एडमिशन नंबर होगा, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं होगा। ये लेकिन किससे जुड़ा होगा, इस प्राइमरी के से जुड़ा होगा। और ये जो जुड़ाव है ना, इस जुड़ाव को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। तो एक मास्टर टेबल होगा, उससे चाइल्ड टेबल जुड़े होंगे, रिलेट होंगे, रिलेशनशिप होगा। जब ये रिलेशनशिप होगा तब ये डेटाबेस मेरा कहलाएगा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। बात समझ में आ गई, प्राइमरी की समझ में आ गई, फॉरेन की समझ में आ गई। ठीक है, आ गई समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की डेफिनेशन देख लेते हैं, कहाँ गई भाई, मेरी मेरी बुक कहाँ चली गई, जिसे पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, ये रही। हाँ, फॉरेन की, इफ अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स of one table can be used to uniquely identify records of another table। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको इसलिए एग्जांपल देके बताया क्योंकि यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन क्योंकि मैंने समझा दिया तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इफ अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स ऑफ वन टेबल, या ऐसा बोल सकते हो, व्हेन अ प्राइमरी की field connected to another table with a similar kind of field, that is known as a foreign key। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या हेल्प करता है, रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, ये लिख के आने का है। समझ गया, फॉरेन की जरूर पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, फॉरेन की जरूर पूछा जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैं टेबल को इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अरे भाई बैटरी, क्योंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइव आंसर नहीं दे सकता। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल देना कोई क्वेश्चन, मैं उसका आंसर जैसे ही मुझे मिलेगा कमेंट में वैसे ही उसका आंसर कर दूंगा, जैसे ही मैं वीडियो खोलूंगा मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, आप कुछ लोग पूछ सकते हैं सर क्या फॉरेन की ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो जब प्राइमरी की एक है तो फॉरेन की भी एक ही है, क्योंकि जो नाम प्राइमरी की का है वही नाम फॉरेन की का भी है, उसी नाम का होना चाहिए। एडमिशन नंबर यहाँ है तो एडमिशन नंबर यहाँ होना चाहिए, एडमिशन नंबर यहाँ है तो एडमिशन नंबर यहाँ होना चाहिए। वो एक फील्ड कॉमन होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की वाली फील्ड कॉमन होती है, तभी उनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। समझ गए, चल आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर लाने हैं ना अपने को, पूरे पूरे चाहिए ना। हाँ, तो ये देखो इसमें लिखा ना स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन वाला और स्टूडेंट का मार्क्स वाला। तो इसमें क्या है, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फॉरेन है और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है। आगे बात समझ में आ गई। और हो सकता है इस टेबल का एक अलग प्राइमरी की हो जिसका नाम है रोल नंबर, ये अलग हो सकता है, मतलब दूसरे टेबल में उस एक और प्राइमरी की भी हो सकती है लेकिन वो अलग होगी, वो ये वाली नहीं होगी। ठीक है, अरे भाई चलो भाई, एक और चीज मिल गई हमको, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, ये भी तो बताना पड़ेगा, भूल गए थे कि बताना पड़ेगा। चलो बता देते हैं ये क्या चीज होती है। अब एक और कंसेप्ट आया, क्या कंसेप्ट आ गया, कैंडिडेट की बन गई, क्या क्या नाम आ गया, कैंडिडेट। सुनने में अजीब लग रहा है पर बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। भाई मान लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, उसमें दिया है एडमिशन नंबर। अच्छा, प्राइमरी की कौन सी फील्ड बन सकती है जिसमें कि चीज़ें रिपीट नहीं होती, एडमिशन नंबर कभी रिपीट नहीं होता, रोल नंबर का भी डुप्लीकेट हो सकता है क्या बच्चों का, नहीं हो सकता ना।
तो ये भी मेरी प्राइमरी की बन सकती है, बन सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, बन सकती है। आधार नंबर होता है ना, आधार, तो ये भी मेरी प्राइमरी की बन सकती है। आपका एक सीबीएसई का रोल नंबर होगा या सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो भी बन सकता है। और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें कि चीज़ें यूनिक ही आती है, जैसे पैन नंबर हो गया आपका, या आपके केस में अभी परमानेंट एजुकेशन नंबर आ गया, ठीक है, ये अलग पैन है, ये अलग पैन। तो ये सारे के सारे इतनी सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि सारी वैल्यूज अलग आती है, यूनिक वैल्यूज है सब में। तो इनमें से हम किसी को भी क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है, इनमें से सभी को प्राइमरी की बना सकते हैं। देखिए मैंने किसको बना दिया, मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया। किसको बना दिया, एडमिशन नंबर को। रोल नंबर को भी बना सकता था, आधार को बना सकता था, रजिस्ट्रेशन नंबर को बना सकता था, पैन को बना सकता था, पेन को बना सकता था। तो ये सब कैंडिडेट बचे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, प्राइमरी बनने के लिए ये सब कैंडिडेट हैं, ठीक है। द फील्ड्स विच कैन बी एक्ट एज अ प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। बात समझ में आ गई ना। हाँ, जब बाकी टीचर पढ़ा रहे थे ना क्लास में तब सो रहे थे अपन लोग, समझ गए। चलो, चलो, अब आगे एक और चीज, इसको बोलते हैं अल्टरनेट कीज। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज में से वन और टू मेड एज ए प्राइमरी की। किसी को हमने प्राइमरी की बना दिया, किसी एक टेबल में, किसी दूसरे को दूसरे बना दिया, तो द अदर्स आर द अल्टरनेट कीज, ठीक है। जो बाकी बच्चे वो क्या है, अल्टरनेट कीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर अल्टरनेट की होगी, अब द रोल नंबर इज मेड द प्राइमरी की, एडमिशन नंबर इज द अल्टरनेट की, उसका अल्टरनेट बन जाता है, ठीक है। तो जो जो प्राइमरी की नहीं बन पाई वो क्या बन गई, अल्टरनेट, जो कैंडिडेट भी थी, ठीक है। वो सारे कैंडिडेट को क्या बोला गया, अब कैंडिडेट कीज में से एक तो प्राइमरी बन गई, और जो प्राइमरी नहीं बन पाई वो क्या बन गई, उनको बोला गया अल्टरनेट कीज। तो कितनी की हो गई मेरे पास, चार चाबियां हो गई है, प्राइमरी की वाली चाबी, ठीक है, फिर क्या हो गया, फॉरेन की वाली चाबी, फिर कैंडिडेट की वाली चाबी, और अल्टरनेट की वाली चाबी, चार चाबियां हो गई। कंफ्यूज मत होना, सच बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे तो, ठीक है। हाँ सर, मारोगे कैसे, यही समस्या है, खुद को मार लेना, मेरे का से एक थप्पड़ अगर भूल जाओ तो, इतना अच्छा पढ़ाया फिर भी भूल गए तो। चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया है वैसे, ऑब्जेक्ट ऑफ आरडीबीएमएस, टेबल मैंने बता दिया है, ठीक है। टेबल विच कंटेन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, टेबल कंटेन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। बात समझ में आई, यही लिख के आना है, टेबल कंटेन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। चलो, डेटाबेस कंटेन्स नंबर ऑफ टेबल्स, डेटाबेस ऊपर है, एक डेटाबेस में या आरडीबीएमएस में एक से ज्यादा टेबल होते हैं, अभी समझा है ना, अभी समझा ना, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, टेबल को स्प्लिट करो, दो बना दो, तीन बना दो, चार बना दो। तो एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सब क्या है, डेटाबेस में टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी भाई दूसरी चीज़ आती है फॉर्म्स। फॉर्म्स का क्या काम है, अगर मैं एक्सेल में एंट्री करने जाऊँ बड़ा बोरिंग सा लगता है, ठीक है, बहुत बोरिंग सा लगेगा। सो मेरे को बोरिंग सा नहीं लगना, मैं चाहता हूँ यूज़र को एक अच्छा सा यूआई मिले, यूआई समझते हो ना, यूज़र इंटरफेस, दिखने वाला बढ़िया सा, जिसमें रेडियो बटन आए, लिस्ट आए, एंट्री करो तो सब चीज़ें दिखे, चेक बॉक्सेस आए, लिस्ट बॉक्सेस आए, वैसा कुछ एक्सेल में आता है क्या, नहीं आता है ना। तो ऐसा कुछ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस क्या है, वो क्या है, मेरा फॉर्म्स है। और फॉर्म्स कैसे अच्छा बनता है, दो तरीके फॉर्म बनाने के, एक तो डिजाइन में, दूसरा विजार्ड के थ्रू। कितना तरीके हैं, दो तरीके, एक कौन सा है, डिजाइन, दूसरा कौन सा है, यूजिंग विजार्ड। तो फॉर्म्स बनाने का बेस्ट तरीका कौन सा है, यूजिंग विजार्ड। क्योंकि डिजाइन में जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, चीज़ों को बिगाड़ दोगे, इसलिए विजार्ड से बनाया करो। हालांकि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं इसलिए वो छोड़ दो, लिख लेना दो तरीके। अच्छा, तीसरा आता है क्वेरी। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। क्वेरी क्या होती है, जब मेरे पास बहुत सारा, जब मैंने पूरा डेटाबेस बना दिया, मेरे पास सारी की सारी एंट्रीज हो गई, मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं, वो 6,000 बच्चे मेरे स्कूल के अंदर है, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 6,000 स्कूल या 10,000 स्कूल में मेरे बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से मुझे पर्टिकुलर बच्चों को निकाल के लेके आना है, जैसे कि मेरे पास ओबीसी वाले बच्चे कितने हैं,
ठीक है, उस कैटेगरी में बच्चे कितने आते हैं, उसमें से ओबीसी की गर्ल्स कितनी है, उसमें से 10th में पढ़ने वाली ओबीसी की गर्ल्स कितनी है, देखो कितना कन्फाइन कर दिया। उनका नाम जिनका ए से स्टार्ट होता है, जो अपनी सिटी में रहती है, ठीक है, सिटी का नाम लिख देना वहाँ पे। तो मतलब बता रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, क्वेरीज, मतलब जब मैं ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के लाता हूँ, ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 50 में से 50 आए वो निकाल के लाओ, ऐसे बच्चे जिनका एवरेज सब्जेक्ट का इतना आया हो, जिसका परसेंटेज इतना आया हो, जिनके मैथ्स में मार्क्स इतना आया हो, मुझे उन लोगों को सब्जेक्ट देना है, मैथ सब्जेक्ट देना है, साइंस देना है, कॉमर्स देना है, आर्ट्स देना है। तो उसके क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है कि जब किसी का साइंस अच्छा हुआ तो उसको साइंस देंगे, तो साइंस में जिसके 75-85% जिसके बने भाई उसको हम लोग साइंस देंगे। तो फिल्टर करो, रिकॉर्ड को फिल्टर करो, कितने लोगों के ऐसा है, रिकॉर्ड तो हज़ार लोगों का है ना रिकॉर्ड, तो उसमें से कुछ बच्चे लाए होंगे ना, 10th के बच्चे ढूंढ रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, क्वेरीज है। अब मतलब क्वेरीज में क्या होता है, हम लोग डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा रिट्रीवल, रिट्रीवल मतलब डेटा को निकालना, डेटा को वहां से छान के देख लेना कि अच्छा ये, वैसे निकालना मतलब हटाना नहीं, निकाल के देखना कि अच्छा ये वाला रिकॉर्ड वही है जो आपको चाहिए, ठीक है, उतने रिकॉर्ड दिखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। रिट्रीवल, डेटा रिट्रीवल बोलते हैं इसको, और इसी के लिए पूरी मगजमारी हो रही है। अच्छा, ये डेटा रिट्रीवल तो हो गया। अब जब मेरे को इसको प्रिंट आउट लेना है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए स्क्रीन पे आ गया मेरे को, राइट। जब मुझे इसका प्रिंट आउट लेने की बारी आती है तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, हम बनाते हैं रिपोर्ट्स, ठीक है, क्या बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, इन फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट हम उसको ले सकते हैं, पेपर फॉर्मेट में आ सकता है वो। जैसे हमारा बिल आता है ना, आप कभी शॉपिंग मॉल जाते हो, आप बिल निकालते हो, तो बिल इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। आपको अल्टीमेटली आउटपुट कैसा चाहिए, इट इज द फाइनल आउटपुट, ठीक है, इट इज द फाइनल आउटपुट, आपका आउटपुट कैसा चाहिए, दैट इज नोन एज अ रिपोर्ट। बात समझ में आ गई। तो कितने कंपोनेंट हो गए, 4 हो गए, कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आ गया मेरा टेबल, क्योंकि टेबल के बिना आगे कुछ होगा नहीं, टेबल बन गया। टेबल में डेटा डालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म में सारा डेटा डल गया, उससे पर्टिकुलर डेटा निकालने के लिए क्या चाहिए, क्वेरीज चाहिए, और उसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। बात समझ में आ गई। प्रॉपर फॉर्मल लेआउट के अंदर डेट यहाँ आनी चाहिए, आइटम नंबर यहाँ आना चाहिए, नेम यहाँ आना चाहिए। वहाँ जाते हो ना मॉल्स वगैरह, बिलिंग बिलिंग कराते हो ना, मूवीज जाते हो ना, वहाँ पर जो बिल्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं। तो देखो समझ में आ गया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, कैसा लगा, मज़ा आया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा भैया, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। ये जितने शॉर्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, हाँ ये बुक में शेयर कर दूंगा, इस के साथ में मिलेगा, ये एनसीईआरटी के ऊपर दिया है, मैं बुक बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको, बता दूँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख लो। आप जाना सीबीएसई के वेबसाइट पे, मैं होम पे जा रहा हूँ, सीबीएसई एकेडमिक्स पे जाओगे ना, तो यहाँ मिलेगा आपको स्किल एजुकेशन, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ये बुक्स, बुक्स में जाओगे तो ये तो नया वाला सेशन आ गया, नए सेशन की तो नहीं चाहिए, अपने पुरानी चाहिए। आर्काइव में जाओगे, आर्काइव में जाओगे तो ये 24-25 का आ गया, 10th का चाहिए, 9-10 का, क्लिक करो। अपना सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है, 10th का स्टडी मटेरियल ये रहा, क्लिक करोगे पूरी बुक आ जाएगी, समझ गए। यहाँ से पूरी बुक डाउनलोड कर लेना, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहीं से पढ़ लेना। सीबीएसई दे रहा है मटेरियल, तो सीबीएसई यहीं से पूछेगा, उसके सैंपल पेपर उठा के देखोगे ना, तो समझ में आएगा उसने यहीं से बनाया सैंपल पेपर। आई बात समझ में, समझदारी वाली। हाँ, चलो आगे बढ़े, क्योंकि अगला चैप्टर भी इस पर डिपेंड है, इसलिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अब ये सारे सारे तुमको सॉल्व करना है, जितने ही छोड़ रहा हूँ ना मैं, ठीक है, ये सारे तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लियो बिल्कुल, समझ समझ जाओ, सॉल्व कर लियो, ठीक है, और बिना देखे सॉल्व करियो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और डाउट आया तो बेटा पूछ लेना, ठीक है, प्यारे बच्चों, पूछ लेना। चैप्टर 9 पे आते हैं। अच्छा, अभी अब तक हम पूरा कंसेप्ट समझ लें कि ये डेटाबेस होता कैसा है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं लिब्रे ऑफिस पे, लिब्रे ऑफिस में बेस पे, डेटाबेस है, इसका नाम पड़ गया बेस, ठीक है, क्योंकि ये ओपन ऑफिस है, ओपन ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स है ये। ओपन सोर्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ओपन सोर्स आता है, जिसका सोर्स कोड खुला है, समझ गए,
जिससे बना है वो सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा, आप उसमें चेंज करके अपना खुद का बना सकते हो। अभी अपन तो लेवल पे नहीं आया, चिंता मत करो, तुम लोग नहीं आए हो, मैं तो आ गया हूँ। तो ये लिनक्स पे भी वर्क करता है और विंडोज़ पे भी काम करता है, इसकी अच्छी बात यही है, ठीक है। दोनों पे काम कर लेता है, इसलिए आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आजकल सोच लिया है कि उन सबको ओपन ऑफिस वाले या ओपन सोर्स वाले यूज़ करेगा, सो दैट किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, खरीदना पड़ रहा है। हम लोग बहुत हैबिचुअल हो गए थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ कर करके। हालांकि एम एस एक्सेस बंद हो चुका है, लेकिन इसमें मिल रहा है हमको, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में या ओपन ऑफिस में हमको ये मिल रहा है। अब भाई यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, कितने सारे डेटा टाइप्स हैं। तो जो फील्ड में एंट्री कर रहा हूँ, डेटा डेटा वैल्यू जो मैं बता रहा था, यहाँ पे जो हम लोग एंट्री करने वाले थे, जो जो डैशेस लगा है, ये जो एंट्री कर की है ना, तो ये एंट्री किस टाइप के डेटा की है। क्या ये नंबर वाला है, क्या ये अल्फ़ाबेट वाला है, क्या ये डेट ऑफ बर्थ है, क्या ये टाइम है, क्या ये कुछ और है, क्या ये डिटेल्ड में है। तो ये होता है डेटा टाइप। तो यहाँ पे ये कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा है इसकी बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से। आगे बढ़ते हैं अपन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में एकदम। तो जो बेसिकली टेक्स्ट टाइप जो डेटा टाइप है वो आता है, सबसे पहले आता है मेमो। मेमो मेमोरी के लिए होता है, बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखना है तो इसका नाम होता है, इसका नाम है अलग से, मेमो नाम नहीं, इसका नाम है लॉन्ग वेयर केयर। लॉन्ग वेयर कैर, कैर इज फॉर कैरेक्टर, वेयर फॉर वेरिएबल। या आगे पीछे बढ़ घट सकता है तो वेरी हो सकता है। कम से कम 255, हैविंग मोर देन 255 कैरेक्टर्स। 255 से अगर ज़्यादा लिखना पड़े तो लॉन्ग वेयर कर ले लो। उसमें 6464 के आसपास कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब डिटेल लिखना किसी का, इतना वैसे कोई लिखता नहीं है डेटाबेस में, नहीं तो हमको एम राइटर यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। दूसरा होता है टेक्स्ट टाइप जो फिक्स्ड है, जिसको हम कैर बोलते हैं। देखो इसमें वेयर नहीं आया, सिर्फ कैर आया। तो वेयर मतलब फिक्स्ड है ये। अगर मैंने बोला कि 10 तो 10, 11 तो 11, 12 तो 12, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने 4 ही डाल के छोड़ दिया, 10 का बोला कि 10 लेटर्स इसमें आएंगे, 4 डाल के छोड़ दिए, तो भी वो बाकी 6 की स्पेस कंज्यूम करेगा, मेमोरी को किसको यूज़ करना देगा नहीं, इसलिए फिक्स्ड है। बाकी दूसरे यूज़ करने देते हैं, वेरिएबल है उनका, लेंथ वेरिएबल है, ठीक है, इसीलिए उसको वेर नाम दिया हुआ है। तो इसमें क्या मिल सकता है, लाइसेंस नंबर डाल दो, पासपोर्ट नंबर डाल दो, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कि हाँ इतने नंबर के कैरेक्टर्स आपको डालने ही पड़ेंगे। फ़ोन नंबर है हमारा, है ना, फ़ोन नंबर डाल सकते हो भाई, कैरेक्टर तो क्या हुआ, वो नंबर को नंबर मान लेगा। देखो नंबर कहाँ यूज़ करना है अपने को, न्यूमेरिक कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे कैलकुलेशन। फ़ोन नंबर में कोई कैलकुलेशन है क्या, नहीं है ना, तो कैर में डाल सकते हो, अलाउड है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो कैर लिखा है और हम क्या इसमें नंबर डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हो। तीसरा आता है वेयर केयर। या देखो यहाँ पे टेक्स्ट में फिक्स लिखा था, यहाँ पे फिक्स नहीं लिखा, तो ये वेरिएबल है तो वेयर केयर चाहिए, ये वेरी कर सकता है। 20 लेटर 50 लेटर का आप डिफाइन करना हो, आप आराम से डिफाइन करो उसके अंदर। इतना नाम लिखना है किसी का, एड्रेस लिखना है किसी का, वेयर केयर डालो, ठीक है। न्यूमेरिक में आ जाओ, तो न्यूमेरिक में नंबर्स में आ जाओ, तो नंबर्स में बहुत टाइप के नंबर्स आते हैं। तो ये टाइनी, इंट, इंटीजर है, पॉइंट्स नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ नंबर नंबर डालना है, क्लास वालस डालनी है, 2 4 5 डिजिट का डालना, 255 रेंजेस की, इसके अंदर अंदर कुछ डालना है, डाल दो। स्मॉल इंट थोड़ा सा ज़्यादा रेंजेस की आती है, माइनस से चलता है, तो इसमें इतना रेंज आता है। इंटीजर ठीक ठाक है, मतलब, लेकिन हाँ आपको बता दूं कि ये ना मेमोरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ये स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। तो मेमोरी का स्पेस भी एक डेवलपर को बचाना पड़ता है, तो हम लोग हमेशा इंटीजर या स्मॉल इंट यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे डेसिमल पॉइंट्स भी डालने पड़ेंगे, तो उसको या तो हम डेसिमल में यूज़ करते हैं या तो हम उसको फ्लोट में यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट वैसे 4 बाइट लेते हैं मेमोरी में, तो इसलिए हम लोग उसको बहुत यूज़ नहीं करते, ये अनलिमिटेड है दोनों, नंबर एंड डेसिमल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिक में इतने सारे टाइप्स हैं। फिर एक आता है करेंसी टाइप आता है, तो उसमें आप डॉलर साइन लगा सकते हो, बाकी को साइन लगा सकते हो, वहाँ पे साइन लगाने के लिए अल्टीमेटली, लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना तो ऐसे ऑटोमेटिक लगा के आता है वो, अदरवाइज नहीं चाहिए तो आप करेंसी टाइप मत लो, बहुत कॉमन नहीं है। डेट टाइप होता है, डेट डेट में भी आप बता सकते हो, डेट आपको पहले मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, फिर ईयर चाहिए, पहले डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले मंथ लिखा है, फिर डेट लिखा है, फिर ईयर लिखा है। तो ये जो एम एम डी डी वाई वाई का फॉर्मेट है, ये कहाँ का है,
ये अमेरिका का फॉर्मेट है। हम लोग इंडिया चलाते हैं जो ब्रिटिश वाला चलाते हैं, जिसमें पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। चाइना में चलता है पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। तो जैसा आपको चलाना हो वहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं, फॉर्मेट से हम जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं। हम थोड़ा टाइम मिलेगा तो देख भी लेंगे, अगर टाइम बचा तो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है ये। होगा भी, 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं भाई। फिर आता है मेरा डेट के साथ में डेट लगा सकते हो। डेट टाइम अलग से लगा सकते हो अगर आपको टाइम भी स्टोर करना है अलग से। और अगर दोनों करने हैं, डेट और टाइम एक साथ, तो टाइम स्टैम्प चलता है उसके लिए। तो आप ये भी कर सकते हो कि किस डेट पर किस टाइम पे एक साथ। जैसे वो आधार कार्ड बनाते समय उसने स्लिप दी थी, उसमें डेट और टाइम साथ में दिया था, वो इसलिए दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक लास्ट बचा है, 2 बचे हैं। एक होता है बूलियन। बूलियन में जहाँ पे मुझे यस नो जैसे वैल्यू डालनी होती है, ट्रू फॉल्स डालना होता है, ऑन ऑफ डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे चलेगा ये चीज़, मेल फीमेल डालना है आपको। ठीक है, ये बूलियन वैल्यूज होती है। वैसे फॉर्मेट्स ये बने बनाए हैं। ठीक है, तो बूलियन डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो, जैसे स्कूल में पढ़ रहा है यस या नो, टीसी तो चलाएगा तो नो कर दो, और पढ़ रहा है अभी करंट है तो यस कर दो, स्टूडेंट है तो। कर सकते हैं ना। बाइनरी तो यहाँ पे बाइनरी डेटा आता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए लीव इट। बाकी छोड़ देते हैं, छोड़ते जाओ। ये विजार्ड है, आप नेक्स्ट 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 करके बना सकते हो डेटाबेस। हम एक फास्ट फॉरवर्ड वो वे में देख लेंगे इसको। ये बेटा स्टेप्स नहीं आएगी, ठीक है। स्टेप मत रटना, स्टेप मत रटना किसी भी चीज़ की, क्योंकि स्टेप कभी नहीं आती है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि विजार्ड से बनाते हैं टेबल, या आप उससे बनाते हो, डिजाइन से बनाते हो। बस ये दो दो क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे से। डिजाइन व्यू या डिजाइन व्यू, ठीक है। अच्छा, इस वाले विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं वो विंडो में दिखा दूंगा, बता दूंगा। इसमें फील्ड नेम, कौन सा फील्ड नेम आएगा, फील्ड नेम, फील्ड का टाइप क्या, जो डेटा टाइप मैंने अभी बताया। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मेरा है हमेशा ये ऑप्शनल रहता है, डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। ठीक है, ऑप्शनल है। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा शायद, इट इज़ वेरी ऑप्शनल। अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट डिस्क्रिप्शन। लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। जब आप फॉर्म बनाते हो ना बेटा, तो उसका जो नीचे स्टेटस बार आता है, स्टेटस नीचे आता है, वहाँ पे लिखा था कि उसको क्या डालना है, अगर आपने डिस्क्राइब किया है तो। ये उसका फ़ायदा है। बहरहाल हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको तखलिया कर देते हैं। फील्ड टाइप हो गया, प्राइमरी की मैंने आपको बता दिया। राइट क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर उसका एक की का सिंबल दे रखा है। जैसे मैंने कोई टेबल बनाया था, कहाँ गया वो टेबल्स, ये रहा टेबल। और मुझे इसको अगर प्राइमरी की बनाना है, इसको एडिट करना है, तो मैंने इसको एडिट किया। और यहाँ पे मुझे एक ये दिख रहा है की का साइन। तो इस साइन दिखेगा आपको, तो हो सकता है पूछने कि साइन क्या चीज़ है, इट इज़ प्राइमरी की। जिस पे आप क्लिक करोगे तो हट जाएगा प्राइमरी की। यहाँ से बोलेगा हटाना है क्या, तो मैं हटा भी सकता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि नहीं हटाना, तो ये डिलीट, हट गया। और प्राइमरी की लगाएं तो लग गया। ऐसे भी काम हो सकता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। सेविंग ए टेबल, अच्छा सेविंग में एक ज़रूर मुझे बात याद आई, कि जब ये हम सेव करते हैं तो ये पूछता है कि ये किस फॉर्मेट में सेव होता है, इसका एक्सटेंशन क्या है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों को पूछा जाता है। तो ये ओपन डेटाबेस है, ओ डी बी, ओपन डेटा फॉर्मेट, सॉरी ओ डी एफ। तो ओपन डेटा फॉर्मेट, ओ डी एफ याद रहेगा। ओ डी एफ याद कर लेना, कि लिख दूं बड़ा बड़ा, लिख दूं। ओपन डेटा फॉर्मेट में सेव होता है ये, ओपन डेटा फॉर्मेट, याद रहेगा ना। हाँ, चलो। वनडे फुटबॉल मत बोल देना इसको, इट इज़ नॉट वनडे फुटबॉल। वनडे फुटबॉल, वनडे क्रिकेट होता है ना, तो वनडे फुटबॉल है, ओ डी एफ। ऐसा तुमको याद रहेगा, गेम्स के नाम से याद आती चीज़ें बच्चों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें कुछ पता करना लायक नहीं है, क्योंकि सारा का सारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। सॉर्टिंग जो होती है, सॉर्टिंग आपको पता है क्या है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है वो क्या है, टूल बार में मिलेगा आपको सॉर्टिंग वाला, ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हो, या जेड टू ए सॉर्ट कर सकते हो। एस ओ आर टी, सॉर्ट, अरेंजिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, whether it is what you can say, it is A to Z और Z to A, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सॉर्ट बोलते हैं उसको। जैसे आपको पता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये मत बोलो कि सर इतना बेवकूफ़ मत समझो हमको। देखो ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है।
फटाफट। अब क्या आ गया? वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स, एक से ज़्यादा टेबल पे कैसे काम करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग प्राइमरी की के थ्रू 2-3 टेबल में रिलेशन बना सकते हैं, फॉरेन की के थ्रू, प्राइमरी की के थ्रू। तो इसमें वैसे काम करने का लिखा हुआ है। हमने कंसेप्ट समझ रखा है, हम आगे बढ़ के काम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट आने वाला है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट वही है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल कैसे बनेगा। इसमें रिलेशनशिप के टाइप्स अलग अलग हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे टाइप्स होते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही बनता है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें। हाँ, ये बन सकता है कि आपको 2 टेबल दिए हैं, आपको पूछेंगे कि भाई इसमें कौन सा प्राइमरी की बनेगा, इसमें कौन सा फॉरेन की बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। अच्छा, आप देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे एक बीच में अंडरस्कोर डाला हुआ है। तो फील्ड नेम का जो रूल है वो रूल ये है कि पूरा एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ क्या बचा? अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। एडमिशन स्पेस नंबर लिखोगे वो नहीं लेगा, डॉट लगा दोगे नहीं लेगा। यहाँ पे दिखा रखा है बुक में, लेकिन वो ऐसा लेता नहीं है, ठीक है, वो रूल्स के अगेंस्ट जाता है। ओके, हाँ, ये आ गया। देखो भैया, रिलेशनशिप के टाइप होते हैं, ये पूछा जा सकता है। कितने टाइप होते हैं? 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी। अब ये होता क्या है भाई, क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है 1 to many। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है? 1 to many, वही ज़्यादा पूछा जाता है। 1 to 1 का मतलब ये है कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास कहाँ गया भाई मेरा कर्सर, मुझे क्यों दिख रहा? हाँ, दिख गया। मेरे पास एक टेबल है और दूसरा टेबल है, और वो दोनों एक प्राइमरी की से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस एक प्राइमरी की से एक ही रिकॉर्ड रिलेटेड रहेगा, मल्टीपल नहीं रह सकते। एक रिकॉर्ड यहाँ पे, एक रिकॉर्ड, तो 1 to 1, ये मल्टीपल नहीं हो सकते। यहाँ पे भी सिंगल रिकॉर्ड रहेगा इस नाम नंबर का, यहाँ पे भी इसका सिंगल रिकॉर्ड रहेगा। तो मतलब ये भी प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा जो फॉरेन की है, लेकिन आप इससे ज़्यादा डाल नहीं सकते, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 1 to 1, ठीक है। जब टेबल का रिलेशनशिप किया तब समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अच्छी बात है, आ गई तो। नहीं आई तो दोबारा से एक क्लास और ले लूँगा, फिर बता दूंगा, करके भी बता दूंगा। लेकिन अभी इतना समझ लो थ्योरी के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से, ठीक है, लिखने के हिसाब से। कमेंट करोगे वीडियो में तभी बता पाऊंगा, सॉरी। एक आता है 1 to many, हाँ समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। तो भाई 1 to many में क्या हुआ, यहाँ पे एक रिकॉर्ड होगा और यहाँ पे उससे रिलेटेड सेम नंबर से रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। ये एक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे इस वाले में। जैसे रोल नंबर 1 है, उसने एक बार फीस पे की, दूसरी बार की, तीसरी बार भी की, चौथी बार की। तो ये रिकॉर्ड मल्टीपल हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है। मल्टीपल हो रहा है ना, 10 बार फीस करेगा तो 10 बार रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा ना, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आएगा। तो ये क्या बोलते हैं? 1 to many, इन्फिनिट का साइन बना रहा हूँ 1 to many में, ठीक है। और तीसरा क्या आता है? मैनी टू मैनी। देखो बेटा, मैनी टू जो मैनी होगा ना, उसमें प्राइमरी की नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें तो मैनी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। इसमें तो मैनी रिकॉर्ड्स है, ये भी ये भी ये भी, और ये रिकॉर्ड इससे मल्टीपल में कनेक्टेड है, और ये भी इससे भी मल्टीपल रिकॉर्ड में कनेक्टेड है। तो मैनी टू मैनी रिकॉर्ड में क्या आएगा, यहाँ के मल्टीपल यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ के कनेक्ट होगा, तो बहुत सारे कनेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मैनी टू मैनी, इन्फिनिटी का साइन, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ ही है, ठीक है, जो मैंने समझाया है वही लिखा है, देखो दिख रहा है। एग्जाम्पल दिया है 1 to many, यहाँ पे एक रिकॉर्ड, ये इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड, तो मल्टीपल रिकॉर्ड दिखाया नहीं है, लेकिन वो ऐसा ऐसे ही होता है, ठीक है।
एडवांटेज ऑफ रिलेटिंग टेबल्स। एडवांटेज क्या मिला? एडवांटेज क्या मिलेगा भाई? वन टू मैनी का एडवांटेज क्या मिलेगा भाई? बिल नंबर 1 है, पहला नंबर बिल है, उसने कितने आइटम्स लिए। ठीक है, इसका मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया एक टेबल है, ये मैंने जब सॉफ्टवेयर बनाया था ना इसका, एक बिलिंग का एक जगह का शॉप का, तब मैंने ये बनाया था। तो इसका मैंने नाम रख दिया बिल 1, इसका नाम रख दिया बिल 2, बिल 02। ठीक है, इसमें मैंने रख दिया बिल नंबर, बिल, और यहाँ पे रख दिया टोटल अमाउंट कितना हुआ था इसका। ठीक है, देखो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखी यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे रखा बिल नंबर, आइटम क्या खरीदा गया, क्वांटिटी कितनी थी, रेट, सॉरी रेट क्या था, टोटल कितना हुआ था उसका, ये पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा गया। ठीक है, समझ गए? समझे? अभी नहीं समझे? अभी समझा रहा हूँ, समझाऊंगा तब तो समझोगे ना, अभी कैसे हाँ बोल दिया तुम लोगों ने, समझ गए सर। भाई बिल नंबर 1 किसी ने बंदे काटा, उसने अपने बिल पे 4 आइटम खरीदे, तो बिल नंबर 1, बिल नंबर 1, बिल नंबर 1 और बिल नंबर 1 क्या लिया? एक पेंसिल ले ली, पेंसिल कितनी ली? 10, क्या रेट था? 5 रुपए, टोटल कितना हुआ? 50 रुपए। फिर इसने लिया इरेजर, कितने का? 10 इरेजर ली, 3 रुपए की थी, 30 हो गए। फिर लिया स्केल, 10 ले लिए, 1 रुपए का था, 10 हो गए। फिर एक और आइटम लिया, जो भी नाम था उसका, वो भी 10 लिए, 2 रुपए का था, 20 रुपए हो गए। टोटल कितना हुआ? 50, 30, 80, 90, 110। तो कौन सी डेट में कटा बिल? डेट डाल दिया, और कितना हुआ? 110 रुपये का टोटल अमाउंट हुआ। ठीक है, फिर बिल नंबर 2 में कोई बंदा था, उसने कुछ आइटम्स लिए। बिल नंबर 3 था, उसने जो आइटम लिए, तो मतलब सारे रिकॉर्ड तो इसमें आएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड बोलेगा बिल नंबर 1 ने क्या क्या सामान लिया, वो यहाँ से कोरिलेट होगा। आगे बात समझ, 1 टू मैनी की आ गई? उसका कितना टोटल हुआ था, कैसे हुआ था, वो यहाँ से निकल के आएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या है? मेरा रिलेशनशिप है। समझ में आ गया बेटा? अब तो एडवांटेज क्या है रिलेशनशिप का, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया रिलेशनशिप का एडवांटेज क्या है? क्या हटाता है? डेटा की रिड्यूडेंसी हटाता है। रिड्यू रिड्यू बोलोगे, रिड्यूडेंसी, ठीक है, रिड्यूडेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जरूर लिख के आना, ये कीवर्ड रट लो, लिख लो इसको, छाप लो, लिख के आना है जब भी डेटाबेस की बात आती है। तो डेटा रिड्यूडेंसी हटाता है, क्योंकि अगर मैं क्या करता, अगर ये सारे के सारे यहाँ लिखता कि बिल अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखता, इसका टोटल अमाउंट कैसे लिखता, 110 वाला नहीं लिख पाता ना, मुश्किल होती। हर एक में डेट डालता क्या, कि इस डेट को गया, इस डेट को गया, डेट को गया, तो डेटा डुप्लीकेसी हो रहा था ना, यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रहा है, सिर्फ एक के अलावा नहीं हो रहा ना, तो डुप्लीकेसी हटा देता है। ठीक है, इट हैज प्रिवेंटिंग मिसिंग डेटा बाय कीपिंग डिलीटेड डेटा फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ स्नैच। तो ये प्रिवेंट करता है डेटा को डिलीट होने से, या डेटा को हटाने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन इंटीग्रिटी पढ़ेंगे, जब उसमें समझ में आएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नाम है, हम मतलब ये होता है कि जब मैंने इस डेटा को हटाया, इस रिकॉर्ड को हटाना चाह रहा हूँ मैं, बिल नंबर 1 को, तो ये बोलता है कि भैया ये तो यहाँ से कनेक्टेड है, रेफरेंसेड है, इसका रेफरेंस यहाँ दूसरे टेबल में गया है, रेफरेंस है। तो जब आप इसको हटाओगे, तो ये बोल रहा है कि क्या इन सबको भी हटा दूं मैं, परमिशन है? या ये बोलेगा कि नहीं, जब तक ये रिकॉर्ड नहीं हटाओगे तब तक मैं इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दिस फीचर इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो हम इसको परमिशन देते हैं कि भाई जब इसको हटा देंगे तो यहाँ से भी सारा डिलीट कर देने पड़ेंगे, ऐसा, या डिलीट नहीं कर देगा पड़ेगा, ये हमारा परमिशन होती है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। गुड। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, रिलेशनशिप बना सकते हैं। और एनी अपडेशन, मास्टर में जो अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन टेबल में, ये मेरा, सॉरी,
ये मेरा मास्टर टेबल है पहले वाला, ये मास्टर टेबल है। यहाँ पे जो अपडेट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। अगर स्टूडेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मास्टर टेबल अपडेट करोगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे नाम किसका है, यहाँ पे नाम अपना, उसी का नाम दिखाएगा नेक्स्ट टाइम से। तो मास्टर टेबल में अपडेट करते हैं वो, चाइल्ड टेबल में भी अपडेट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये सब वही कहानी बताई जो हमने आपको बताई है, ये लेकिन सब स्टेप बताया हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, नहीं आएगा भूल जाओ। ये पढ़ना पड़ेगा अपने को, रेफ्रेश इंटीग्रिटी मैंने बता दिया है मोटा मोटा कि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या बोलता है कि जब मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करूं तो क्या होना चाहिए, अपडेट करूं तो कब कब होना चाहिए, डिलीशन पे या अपडेशन पे क्या होना चाहिए। नो एक्शन, कि भाई कुछ मत करना, यूजर को कुछ अलाउ, इट इज शुड नॉट बी अलाउड टू अपडेट, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिलीट नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। पहला परमिशन है, ठीक है, रेफरेंस इंटीग्रिटी में परमिशन है। अपडेट कैशकेड, कैशकेड अपडेट मतलब अगर मास्टर टेबल अपडेट किया है तो चाइल्ड टेबल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए उसके हिसाब से। ठीक है, चाइल्ड टेबल को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन टेबल, और पहले टेबल को बोल रहे हैं मास्टर टेबल। तो पहला होता है मास्टर, दूसरा होता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना, क्या होता है, यूजर आईडी, इसने इतना के ट्रांजेक्शन किया तो आपका ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है यूजर आईडी के नंबर से। ये वही एग्जांपल है, जैसे एटीएम से पैसे निकाले, कार्ड तो मेरा था, किसी और का अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक टेबल बनाए, ये कार्ड किसके पास है, उसके यूजर का नाम क्या, अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और ट्रांजेक्शन उसने कब कब क्या क्या किया, वो ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। समझ गया बात को, वेरी गुड, समझ गए तो। सेट नल, अच्छा नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो नहीं, जीरो से भी कुछ भी नहीं, ब्लैंक। ठीक है, तो ये अगर आपने उसको सेट कर दिया नल के हिसाब से तो क्या करेगा, सारी वैल्यूज को क्या कर देगा वो, मास्टर रिकॉर्ड में क्या करता है, डिलीट या अपडेट करके बोलेगा नल है, सारी वैल्यूज खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। जीरो नहीं मतलब नल कर देगा, ब्लैंक कर देगा। सेट डिफॉल्ट, या मैं सोचता हूँ कि यार मैंने अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया अपडेट किया, सॉरी, डिलीट किया है अपडेट किया है तो क्या होना चाहिए, पानी पीना पड़ेगा, ज्यादा हो गया। तुम भी पानी पी लो। थैंक यू तो क्या हो गया, सेट डिफॉल्ट, मैंने कोई वैल्यू बता दी कि ये वैल्यू वहाँ पे हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, या जीरो आ जाना चाहिए, या -1 आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा चला गया तो उसकी जगह क्या आना चाहिए, -1 आ जाना चाहिए। तो जब मैं बोलूंगा -1 कितने बच्चे हैं तो पता लग जाएंगे ये सारे बच्चे टीसी जा चुके हैं। ठीक है, या 1 0 कॉम्बिनेशन, जीरो मतलब नहीं है, वन मतलब है स्कूल में, ये भी कर सकते हैं बाइनरी वाला, ये बूलियन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चैप्टर होता है खत्म, और ये वीडियो हो गया लगभग खत्म। सारे के सारे एक्सरसाइज खुद करना है। क्वेरीज बची हुई है, क्वेरीज मैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्वेरीज थोड़ा लेंदी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा उसको, इस वीडियो में इतना ही बहुत है। क्वेरीज में से जो कुछ भी आएगा छोटा मोटा जो आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो रहेगा क्वेरीज का। मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया मुझे झेलने के लिए, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।